हवा में खून, बारूद और मौत की गंध फैली हुई थी। अनगिनत हेलीकॉप्टरों की आवाजें और गोलियों की आवाज के साथ चीख पुकार भी गूंज रही थी। रात के आसमान में धुआं उठ रहा था, मानो कोई दुष्ट प्रेत चांद और तारों को निगलने वाला हो। हवेली के अंदर एक लड़की खड़ी थी जो सफेद कपड़ों में थी। उसकी नीली आंखें गहरे समुद्र की तरह थीं। वह अंधेरे में खड़ी होकर नीचे हो रहे खूनी दृश्य को देख रही थी और चांदनी उसके डार्क ब्राउन बालों पर पड़ रही थी। वह एक परी की तरह लग रही था जो लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देख रही थी, जबकि वह पूरी तरह से अलग और प्योर लग रही थी। बदकिस्मती से उसकी किस्मत में मौत लिखी थी। वह रात उसके जीवन की आखिरी रात होने वाली थी। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने बाहर के खूनी दृश्य पर एक आखिरी नजर डाली, फिर मुड़ी और कमरे में रखे पियानो की ओर चली गई। उसकी सुरक्षा में लगे 5 बॉडीगार्ड उसके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उन सारे बॉडीगार्ड्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे वे वहां थे ही नहीं। वह जानती थी कि यह रात उसकी आखिरी रात होगी। उसे नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई, पिता और माँ जिंदा भी हैं या नहीं। शायद वे पहले ही मारे जा चुके थे। बाहर से जो उसने देखा, उसे लग रहा था कि दुश्मनों ने उन सबको खत्म करने की प्लानिंग कर रखी है। जैसे जैसे वे हवेली के पास आते गए और गोलियों की आवाज और तेज होती गई, वैसे ही उसे दुश्मनों की हरकतों का अंदाजा लग गया। उसके 5 बॉडीगार्ड घबरा गए और उसकी ओर बढ़ने लगे। उनकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थीं, जैसे वे किसी भी पल हमलावरों के आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। उनकी आंखों में खतरे की गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। वह सफेद कपड़ों वाली लड़की धीरे से पियानो के सामने बैठ गई। जल्द ही उसका अंत होने वाला था। कम से कम वह यही तो कर सकती थी कि इस रात मारे गए लोगों की आत्माओं की शांति के लिए संगीत बजा सके। जब वे इस दुनिया से जा रहे थे, गहरी सांस लेते हुए उसकी उंगलियां पियानो पर नाचने लगीं। हत्याओं और गोलियों की आवाजों के बीच पियानो की धुन हवा में फैलने लगी। यह धुन बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल थी। तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और बॉडीगार्ड्स ने तुरंत दुश्मनों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कमरे में अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं और माहौल और भी खतरनाक हो गया। खून और पसीने की तेज बदबू आ रही थी, लेकिन सफेद कपड़ों में वह खूबसूरत लड़की ऐसे पियानो बजा रही थी जैसे दोनों एक दूसरे के साथ एक अनोखे और गहरे तरीके से जुड़े हुए थे, मानो उसके आसपास कुछ हो ही न रहा हो। यहां तक कि जब गोलियां उसके शरीर में लगीं, तब भी वह बिना एक पल भी गंवाए पियानो बजाती रही, जैसे कि दर्द और मौत उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। और इस दृश्य से दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो गए। 5 बॉडीगार्ड्स अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी मैडम की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, जो पियानो बजा रही थी। उन्हें बचपन से ही क्रूल और इमोशनलेस बनने का ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब वे अपनी मैडम के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उन्होंने कुछ लोगों को मार डाला, लेकिन दुश्मनों की संख्या कहीं ज्यादा थी और वे धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे थे। इतने में ही पुलिस वालों ने उन्हें चारों तरफ घेर लिया था। अंत में वे सारे बॉडीगार्ड्स भी मारे गए और अब वह लड़की पूरी तरह से अकेली रह गई थी, लेकिन फिर भी उसने पियानो बजाना जारी रखा, जैसे कि संगीत ही उसकी एकमात्र सहारा था। हाथ ऊपर करो, एक पुलिस अधिकारी चिल्लाया, लेकिन उस लड़की ने पियानो बजाना जारी रखा, जैसे कि उसने पुलिस अधिकारी की बात सुनी ही नहीं। सफेद कपड़े पहने खूबसूरत लड़की ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और पियानो बजाती रही, जैसे कि वह किसी और ही दुनिया में खो गई हो। दुश्मनों और पुलिस वालों की बंदूकें उस लड़की पर तनी हुई थीं। दुश्मनों और पुलिस वाले एक दूसरे से मिले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि दुश्मनों ने पहले से ही उन सबको खत्म करने की प्लानिंग कर रखी है, लेकिन वह अभी भी पियानो की धुन में खोई हुई थी। उसके सफेद कपड़े खून से लथपथ थे और उसके जख्मों से लगातार बहता हुआ खून उसके आसपास की जमीन को लाल कर दिया था। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि वह मौत की इंतजार कर रही थी। कमरे में मौजूद सभी लोग, चाहे वे दुश्मन हो या पुलिस वाले, सभी उस लड़की की खूबसूरती और कॉन्फिडेंस को देखकर उसमें कहीं खो गए थे। वे अपनी बंदूकें ताने खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी भावना थी, जैसे कि वे उसे मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उसकी खूबसूरती को निहारते रहना चाहते थे। सिपाही की आंखों में अफसोस साफ झलक रहा था, लेकिन उसने अपने कामों को पूरा करने के लिए अपनी भावनाओं को दबा दिया। उसने अपनी बंदूक को और मजबूती से पकड़ लिया और अन्य सिपाहियों को गोली चलाने का इशारा किया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कि सभी लोग जानते थे कि अब क्या होने वाला है। वो लड़की धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने कमरे में एक अजीब सी शांति भर दी, जैसे कि वह अपने अंत को स्वीकार कर चुकी थी। गोलियों की बौछार ने उसके शरीर को छलनी कर दिया और उसका खून हवा में उछलकर जमीन पर गिरने लगा, जैसे कि वह असल में जिंदगी की आखिरी सांस ले रही थी। उसकी मुस्कान और खून की बूंदें एक अजीब सा दृश्य बना रही थीं, जैसे जिंदगी और मौत के बीच का फर्क दिखा रही हो। पियानो की आखिरी धुन हवा में तैरती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसका शरीर पियानो पर झुका हुआ था
और उसकी आंखें धीरे धीरे अपनी चमक खो रही थीं। फिर भी उसकी खूबसूरती अभी भी बनी हुई थी, जैसे कि मौत ने भी उसकी खूबसूरती को छीनने की कोशिश नहीं की थी। उसका शरीर फर्श पर बुरी तरह गिर गया। आखिरकार मैं आजाद हूं। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी, जैसे कि वो अपने आप से कह रही हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे वो सचमुच आजाद हो गई थी। उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं और उसका शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। अब वह इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी और उसकी खूबसूरती और पियानो की धुन अब केवल एक याद बनकर रह गई थी। हॉस्पिटल में एक बड़े से आलीशान कमरे में एक लड़की हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। उसके आसपास मशीन लगी हुई थी। वह होश में नहीं थी। अचानक ही उसकी उंगलियां धीरे से हिली। उसकी पलकें हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे उसे होश आ रहा हो। और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक हल्की धुंधली आंखों से उसने अपनी आसपास की चीजों को देखा। उसे अभी कुछ याद नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे आई। और उसने धीरे से कहा, मैं कहाँ हूँ? उलझन में उसने उस आलीशान होटल जैसे कमरे में इधर उधर देखा। उसे जगह पहचान में नहीं आई। तभी उसे धीमी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की तरफ देखा और हैरान रह गई कि उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। दरअसल उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वह हिल भी नहीं पा रही थी। क्या चल रहा है? बड़ी मुश्किल से आखिरकार उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और देखा कि यह एक मशीन थी जो बीप की आवाज निकाल रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि वह उस मशीन और कई सारे मेडिकल मशीनों से घिरी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वह एक अस्पताल में थी और उसकी हालत काफी सीरियस लग रही थी। पानी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन फटे होंठों से सिर्फ एक सूखी फुसफुसाहट निकली। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि सुनना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में पानी की प्यास साफ दिखाई दे रही थी। आसपास कोई नहीं था। वह पहले से ही थकी हुई महसूस कर रही थी। उसकी आंखें झुकने लगी थीं, लेकिन वह उस बेहोशी से लड़ रही थी। पता नहीं कितनी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। तुम जाग रही हो? नर्स ने मरीज की खुली आंखें देखी तो वह चौंक गई। उसने लड़की ने कहा, हम। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए बटन दबाया। आप कैसा महसूस कर रही हैं? नर्स ने पूछा और उसकी जांच करने लगे। पानी, उस लड़की ने धीरे से कहा। वह इतनी कमजोर थी कि ठीक बोल भी नहीं पा रही थी। खुशकिस्मती से नर्स ने उसकी बात समझ ली। तुम पानी पीना चाहती हो? जरा रुको मैडम, हमें डॉक्टर का इंतजार करना होगा और उनसे पूछना होगा कि क्या आपके लिए पानी पीना ठीक है। ओह, डॉक्टर आ गए हैं। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर अंदर आया। उसके पीछे 3 और डॉक्टर भी थे जो उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। वे भी डॉक्टर जैसे ही लग रहे थे, बस उम्र में छोटे थे। डॉक्टर तुरंत कमरे में आए और उसकी जांच करने लगे। उन्होंने मरीज की आंखों को देखा और उस मरीज हार्ट और ब्लड प्रेशर चेक किया। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? उस अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर ने सवाल पूछते हुए अपना स्टेथोस्कोप उसकी छाती के कई हिस्सों पर दबाया। डॉक्टर ने उससे कुछ और सवाल पूछे और उसे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की। नर्स ने बताया, उन्होंने पानी मांगा था। डॉक्टर ने कहा, आप इन्हें पानी पिला दीजिए। डॉक्टर ने मरीज से कहा, यह अच्छी बात है कि आप अब ठीक है और खतरे से बाहर है। डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच शुरू कर दी, जबकि नर्स पानी लेने चली गई। नर्स एक शीशे के ग्लास में पानी लेकर आई। मरीज को पानी पिलाने की कोशिश की तो उसने धीरे धीरे पानी पिया और उस मरीज को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसने पानी पीना जारी रखा और उसकी फीलिंग्स उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी। ये छोटा सा पल उसके लिए बहुत बड़ा था, जैसे कि पानी ने उसके सूखे गले को नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को भी तरोताजा कर दिया हो। आपका नाम क्या है? डॉ, अविनाश ने पूछा। मेरा नाम। वह अपना नाम कहती कि अचानक पुरानी यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। वह पूरी तरह से उलझन में थी, जैसे कि वह अपने दिमाग में गहरे हिस्से में खोई हुई यादों को ढूंढ रही हो और वह अपने नाम को याद करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जैसे ही वह अपने नाम के करीब पहुंची, अचानक ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी छा गई। वह अपने सिर को पकड़कर पूरी तरह हांफने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने बगल में देखा तो तकिए पर उसके सिर के काले बाल बिखरे पड़े थे। उसकी आंखें चौंक गईं और उसने अपने हाथों को अपने बालों पर रखा। उसने अपने बालों को छुआ और उसकी उंगलियों ने घने और लंबे काले बालों को महसूस किया। वह और भी उलझन में पड़ गई और उसके दिमाग में और भी सवाल उठने लगे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। काले बाल? उसके गहरे भूरे रंग के बाल कहाँ थे? क्या बेहोशी की हालत में किसी ने उसके बाल रंगे थे? प्लीज प्लीज मुझे आईना दो, उस मरीज ने कहा। डॉक्टर, अविनाश कुछ देर झिझके और नर्स की तरफ सिर हिलाने से पहले कुछ सेकंड तक अपने मरीज को देखते रहे। नर्स चली गई। जब वह वापस आई तो एक आईना लेकर आई और उसे सामने रख दिया। जब उसने अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखें उसे पहचान नहीं पाई। उसके गहरे भूरे रंग के बाल कहाँ थे? उसकी नीली आंखें कहाँ थीं? उसके सामने जो चेहरा था वह साफ तौर पर उसका अपना नहीं था। सीधे काले बाल
और गहरे भूरे रंग की आंखों में गहराई और चमक थी। उसकी आंखों का रंग और बालों का घनापन अलग ही कहानी बयां कर रही थी। वह अपने चेहरे के बनावट के हर हिस्से को गौर से देख रही थी। उससे जुड़ी मशीन तेजी से बीप करने लगी, जिससे डॉक्टर घबरा गए। नर्स ने आईना हटा लिया और उसका लड़की चेहरा पीला पड़ चुका था। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि वह जो कुछ उसने अभी अभी महसूस किया था उसे समझ सके, और उसने अविश्वास से अपनी आंखें खोली। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मैं सपना देख रही हूं? लेकिन अब वह कैसे खुद को समझाती कि उसके साथ क्या हो रहा है? वह अचानक किसी और के शरीर कैसे आई? सदमा बहुत ज्यादा था, खासकर तब जब वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह वापस से बेहोश हो गई। अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर अविनाश अगले दिन कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि वह जाग रही थी और किसी सोच में गुम थी। वह थोड़ी देर अपने मरीज ऐसे देखते रहे, फिर वह उसके पास आए। उन्होंने उसका चेकअप किया। क्या तुम्हें अपना नाम याद है? डॉक्टर अविनाश ने अपनी मरीज से पूछा। मेरा नाम रीवा मेहरा है। मैं कितने समय तक कोमा में थी? कल की घबराहट की जगह वे आज डॉक्टर से बात करते समय शांत दिख रही थी। 1 साल से ज्यादा, डॉक्टर अविनाश ने बताया। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा जो आपस में बात कर रहे थे। उसके पास इस सच्चाई को अपनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह जानती थी कि वह किसी और के शरीर में है। उसके लिए यह एक नई शुरुआत है जिसमें उसे अपने अतीत को भूलकर अपनी इस नई जिंदगी में आगे बढ़ना है। और यह उसके पास दूसरा मौका है और वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहती है। वह अपने पिछले जीवन में किसी कैदी से अलग नहीं थी। उसे हमेशा पहरे में रखा जाता था। उसे ऐसे नॉलेज और स्किल्स सीखने के लिए मजबूर किया जाता था जिनमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और उसे पैलेस से बाहर जाने या दूसरों से मिलने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अब वह आजाद थी और अब उसे आखिरकार अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से जीने का मौका मिला है, जिसमें वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है। वह जानती थी कि यह नई जिंदगी उसके लिए एक मौका है। एलिना मर चुकी थी। उस रात में 25 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। एलिना का अतीत अब उसके लिए एक याद बनकर रह गया था और वह 19 साल की लड़की रीवा मेहरा के रूप में एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रही है, जो एक पॉप सिंगर और पार्टी गर्ल के तौर पर जानी जाती थी। 1 साल पहले रीवा मेहरा एक क्लब पार्टी से निकलकर अकेले ही कार ड्राइव कर रही थी जब उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि उसके गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा है, और उसने अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो दिया और फिर उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई, जिससे उनकी नई खरीदी गई स्पोर्ट्स कार तुरंत डैमेज हो गई। उसको भी बहुत गंभीर चोटें आई थीं और वह कोमा में चली गई थी। असली रीवा मेहरा कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी, लेकिन उसका शरीर बच गया। अब उसमें एवेलिना की आत्मा बस गई थी। मैं यहां से कब तक जा सकती हूँ? एवेलिना, जो अब रीवा मेहरा थी, उसने डॉक्टर अविनाश से पूछा। वह इस नई जिंदगी को शुरू करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जल्दबाजी मत कीजिए, हमें अभी भी आपका चेकअप करना है ताकि यह कंफर्म हो सके कि कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है, और आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से पूरी तरह ठीक हो जाइए तो आप जा सकती हैं, डॉक्टर अविनाश ने कहा। रीवा ने आह भरी। वह और सवाल पूछने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुला और कमरे में तेज परफ्यूम की खुशबू फैल गई। रीवा ने सामने देखा तो एक महिला ने बहुत ही अच्छे से मेकअप किया हुआ था। उनके बाल बहुत अच्छे तरीके से जुड़े में बंधे हुए थे। उन्होंने एक खूबसूरत लाल साड़ी और हीरे से जड़े हाई हील्स सैंडल पहनी हुई थी। मीना सहगल ने डॉक्टरों को एक तरफ धकेल दिया और फिर अपनी बेटी के ऊपर झुककर उसके दोनों गालों को चूम लिया। ओह मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत खुश है कि तुम आखिरकार ठीक हो गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, मीना ने अपनी बेटी को देखकर प्यार से कहा। मीना ने अपने डिजाइनर पर्स से अपना रुमाल निकाला और अपने आंसू पोंछे। रीवा ने एक गहरी सांस ली। उस औरत के परफ्यूम की खुशबू बहुत तेज थी। अब तो आप जान गए होंगे। जी हाँ, ये रीवा मेहरा की माँ मीना सहगल। इनका और इनके पति का तलाक हो चुका है और रीवा की अपने पेरेंट्स से नहीं बनती थी, इसलिए वह अपने पेरेंट्स से अलग रहती थी। रीवा ने अपने लिए एक विला लिया था जो उसके रहने के काफी था। रीवा अपनी माँ के ज्यादा करीब नहीं थी। दरअसल वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य के करीब नहीं थी। मीना सहगल जो पहले एक मॉडल थी, उसने श्रवण मेहरा से सिर्फ उनके पैसे और रुतबे के लिए शादी की थी। जब उनकी शादी टूट गई तो मीना ने अपनी बेटी के जरिए अपने पहले पति से एलिमनी के तौर पर और बच्चे की देखभाल के लिए पैसे ऐंठने का काम किया था। उनके अलग होने के 1 महीने बाद ही उसकी माँ के कई बॉयफ्रेंड बन गए थे जो उनके पहले पति जितने ही अमीर थे। नतीजतन श्रवण मेहरा मीना सहगल और उसकी बेटी रीवा से बहुत नफरत करते थे और उन्हें नीची नजरों से देखते थे। मीना ने अपनी बेटी को बहुत कम उम्र से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में धकेल दिया था। रीवा ने कम उम्र से मॉडलिंग की शुरुआत की और साथ ही अब वह एक पॉप सिंगर भी बन गई। लेकिन श्रवण मेहरा को अपनी इस बेटी पर शर्म आती थी, लेकिन उसकी रगों में मेहरा परिवार का खून बह रहा था। अपनी पहली पत्नी के लालच को जानते हुए श्रवण मेहरा ने अपनी बेटी के लिए एक फाइनेंस मैनेजर को हायर किया ताकि उसकी कमाई मीना और खुद की बेटी
दोनों से सेफ रहे। ये बात मीना को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। इसलिए उसने अपनी नाराजगी अपनी बेटी पर दिखाई, जिसकी वजह से दोनों माँ बेटी के रिश्ते में दूरी आ गई। बाप बेटी का रिश्ता भी कुछ खास अच्छा नहीं था। श्रवण मेहरा ने अपनी बेटी की भलाई के लिए ऐसा किया था, लेकिन रीवा नासमझ थी और उसे यह पसंद नहीं आया। उसे लगा कि उसके पिता उसे उसकी पूरी छूट न देकर उसे सजा दे रहे हैं, और रीवा को लगता था कि उसका परिवार उससे प्यार नहीं करता। इसलिए उसने ज्यादा शोहरत पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसने गाने गाए, बेतुकी पार्टियों में गई, अमीर लोगों से दोस्ती की और उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए और भी कई बेतुकी हरकतें की। वह नादानी में सोचती थी कि जितनी ज्यादा शोहरत उतना ही ज्यादा लोगों का प्यार। हाँ, एक एंटरटेनमेंट के तौर पर उसके फैंस जरूर थे, उन्हें उसके गाने पसंद थे, लेकिन वे उसे एक फेमस स्टार पॉप सिंगर के तौर पर देखते थे, न कि एक इंसान के तौर पर। हॉस्पिटल वार्ड में रीवा ने एक ठंडी आह भरी। अब जब वो इस शरीर की नई मालकिन थी, तो उसे अपनी आजादी की जिंदगी जीने से पहले कई परेशानियों को सुलझाना जरूरी था। रीवा मेहरा की पुरानी जिंदगी पूरी तरह से उलझनों से भरी थी, लेकिन इस नए जीवन में कदम रखने से वह बहुत खुश थी, जहां वह अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। वह जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। रीवा ने अपने मन में सोचा, यह समय है अपने जीवन को नए तरीके से जीने का, और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मीना ने अपनी बेटी की ओर देखा और फिर बोली, हनी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है? मीना ने डॉक्टरों की ओर मुड़कर कहा, तुम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? उसे ठीक करो, उसके सिर में दर्द हो रहा है। तुम सब बेकार हो। हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बुलाओ, मैं उनसे तुम सबकी कंप्लेन करूंगी। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मेरे एक्स हस्बैंड मेहरा इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। रीवा ने लड़खड़ाती जुबान से अपनी मां से कहा, आप शांत हो जाइए मां, मैं ठीक। डॉक्टर अविनाश और बाकी सभी लोग मुझे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रीवा ने अपने मन में सोचा, मीना सहगल मेरे लिए एक अजनबी है, लेकिन वह इस शरीर की मां है। मुझे उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना होगा, भले ही वह मेरे लिए अजनबी हो। उसने तय किया कि वह मीना के साथ प्यार से रहेगी, जब तक कि वो उसके लिए कोई खतरा नहीं बनती। डॉक्टर अविनाश ने एक मुस्कान दी। फिर डॉक्टरों की टीम ने उसका चेकअप पूरा किया और दोनों को कमरे में छोड़कर चले गए। दरवाजा बंद होते ही मीना सहगल बेड के पास कुर्सी पर शान से बैठ गई। उसने अपनी लंबी टांगें क्रॉस करके एक आह भरी और फिर बोली, अपने पिता से जरूर मिलना। तुम 1 साल तक कोमा में थी, पूरा 1 साल, वो भी बिना फेशियल और शॉपिंग के। मेरी बेचारी बेटी, तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब तुम ठीक हो चुकी हो। तुम उनसे कुछ भी मांगने की हकदार हो। मुझे यकीन है वह तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। जरूर कोई शानदार और महंगी चीज मांगना, जैसे कि एक प्राइवेट प्लेन, और फिर मैं समय समय पर उसे तुमसे उधार ले सकती हूँ। तुम मुझे उधार दोगी, है ना? एक यॉट भी अच्छा है, इस पर हम शानदार पार्टियां कर सकते हैं। ये कितना अच्छा होगा ना? अगर तुम उन्हें बताओगी कि कोमा में रहना कितना दर्दनाक था, तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद देंगे। मीना की बातें सुनकर रीवा को एहसास हुआ कि उसकी माँ उसकी सेहत और खुशी से ज्यादा अपने फायदे के बारे में सोच रही थी। वह रीवा को उसके पिता के सामने एक ऐसे इंसान के रूप में पेश करना चाहती है, ताकि वो उनके पैसे और पावर का उपयोग करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। रीवा को यह बात पसंद नहीं आई और उसने सोचा कि वह मीना की प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। मीना की चमकती आंखों को देखकर रीवा ने समझ लिया कि वह अपनी सपनों की दुनिया में खो गई है, जहां वह अपने लिए एक शानदार और ऐशो आराम भरी जिंदगी जीने की सपना देख रही है। रीवा को उसकी बातों से ही समझ आ गया था कि मीना के लिए वह सिर्फ एक जरिया है। वो उसका उपयोग अपने फायदे के लिए करना चाहती है, न कि उसकी की भलाई और खुशी के लिए। रीवा सभी बातों को इग्नोर करते हुए बोली, पापा को मेरी अभी की कंडीशन के बारे में पहले ही बता दिया गया है, क्योंकि वही मेरे मेडिकल बिल का खर्चा उठा रहे हैं। वे मुझसे मिलने आते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर है। मैं बस अपने सेहत पर ध्यान देना चाहती हूँ और जल्द से जल्द घर जाना चाहता हूँ। मीना ने कहा, ओ, तुम श्रवण के पास लौट रही हो? यह भी ठीक है, अब समय आ गया है कि तुम उन्हें याद दिलाओ कि तुम भी उनकी उत्तराधिकारी हो। रीवा ने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, मेरा अपना घर है और मैं वहीं रहने वाली हूँ। मीना ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी देखभाल के लिए एक फाइनेंस मैनेजर हायर किया था। तुम्हारे पिता ने उस आदमी को नौकरी पर रखकर गलती की है। वह तुम्हें पैसा खर्च करने नहीं देगा और तुम्हारे पिता भी उसकी बात मानते हैं। तुम्हारे सौतेले भाई बहन अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि तुम स्ट्रगल कर रही हो। दुनिया का न्याय कहाँ है? मेरी बेचारी बेटी। रीवा ने सोचा कि यह औरत किस बारे में बात रही थी। उसकी याददाश्त उसे बता रही थी कि रीवा मेहरा के पास पहले से ही एक विला है, जो अकेले रहने वाली एक लड़की के लिए यह वाकई बहुत बड़ा था। वह विला अच्छी कीमत पर खरीद पाई क्योंकि उसके फाइनेंस मैनेजर ने उसके लिए बातचीत की थी। लेकिन उसे शक था कि यह उसके पिता श्रवण मेहरा ही थे, जिन्होंने सीक्रेट तरीके से रीवा को इतना अच्छा विला दिलाने में मदद की थी।
दोनों माँ और बेटी कभी एक साथ नहीं रहना चाहती थीं। मीना अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने एक्स हस्बैंड पर डालना चाहती थी। जहां तक रीवा की बात है, उसे अपनी माँ के बॉयफ्रेंड से घिन आती थी और वो मेहरा परिवार के साथ भी नहीं रहना चाहती थी, जो उससे नफरत करते थे। इसलिए उसके पास अपने विला में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मीना को पैसे, अपनी खूबसूरती और खुद से सबसे ज्यादा प्यार था। इसके बावजूद वह कोई बुरी इंसान नहीं थी। हाँ, वह एक बदतमीज औरत जरूर थी, लेकिन अपनी चाहत पूरी करने के लिए वो कोई सीरियस क्राइम नहीं करती थी। नई रीवा एक शांत इंसान थी, जो तब तक शांत रहती थी जब तक उसे उकसाया नहीं जाता था, लेकिन जब कोई उस पर टारगेट करता था तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती थी। सिंघानिया कॉर्पोरेशन 38 फ्लोर की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिस पर सिंघानिया कॉर्पोरेशन लिखा था, जिसमें सबसे ऊपर 38वें फ्लोर पर सीईओ के केबिन और 30 फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस रूम है। 30 फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम में एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। शिवांश सिंघानिया सीईओ की चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और वह गुस्से से सभी को बस घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा था। मीटिंग में बैठे सभी लोग डरे हुए थे। सबने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और मीटिंग के दौरान जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन दी, उन सबकी डर के मारे हालत खराब थी। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह अपने बॉस के गुस्से से बच जाए। शिवांश गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या प्रेजेंटेशन है? ऐसा कौन सा प्रेजेंटेशन बनता है? तुम सबको क्या लगता है तुम सब ऐसा प्रेजेंटेशन मेरे सामने पेश करोगे और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा? वहां मौजूद सभी ने अपने बॉस शिवांश सिंघानिया की ओर देखा, जो देश की नंबर 1 कंपनी सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, यही है हमारी स्टोरी के हीरो शिवांश सिंघानिया। आइए जानते हैं इनके बारे में। ये है शिवांश सिंघानिया, एक पावरफुल बिजनेसमैन जो अपने क्रूअल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये दुनिया के लिए खड़ूस और एरोगेंट इंसान है। 6 फीट हाइट, 6 पैक एब्स, नीली आंखें, गोरा रंग, कुल मिलाकर मोस्ट हैंडसम एंड चार्मिंग, जो कि कह सकते हैं कि वो अ परफेक्ट मन है। हर लड़की के सपनों का राजकुमार है। अगर ये इतने गुस्से वाले ना होते तो कंपनी की लड़कियां अक्सर उस पर टूट पड़ती। उसकी एक झलक पाने के लिए वे खुशी खुशी मर जाती। बदकिस्मती से कंपनी के कुछ नियम थे और उस नियम को कंपनी के हर एम्प्लॉय को मानना पड़ता था। कंपनी में कुछ अफवाहें थी, ज्यादातर ऐसे एम्प्लॉय के बारे में जो इतने मूर्ख थे कि अपने बड़े बॉस के साथ फ्लर्ट करने और उन्हें रिझाने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों को तुरंत कंपनी से निकल दिया जाता था। कॉन्फ्रेंस रूम में शिवांश सभी को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम लोग यहां बस सैलरी लेने आते हो या काम करने के लिए? जवाब दो, मैंने तुम लोगों को यहां समय बिताने के लिए बुलाया है क्या? शिवांश की बात पर सभी अपना सिर झुका लेते हैं। उन सबको अपने बॉस से डर लग रहा था कि कहीं गुस्से में उनके बॉस उन्हें नौकरी से ना निकल दे। जैसे ही शिवांश उन्हें सिर झुकाए हुए देखता है, वह गुस्से से कहता है, यहां क्या बेवकूफों की तरह सिर झुकाए बैठे हो? यहां काम करने आते हो या बकवास? क्या मैं सैलरी तुम सबको इस लापरवाही की देता हूं? शिवांश की बात पर सभी अपना सिर झुकाए बैठे रहते हैं। उन सभी को इस समय अपने बॉस से हद से ज्यादा डर लग रहा था। शिवांश अपने काम को लेकर लापरवाही नहीं करता था। उसे अपना हर काम समय पर चाहिए होता था। शिवांश सभी को गुस्से से घूरते हुए कहता है, मुझे अगले आधे घंटे में प्रेजेंटेशन चाहिए, वो भी बिल्कुल नया। इतना कहकर शिवांश कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है और उसका असिस्टेंट राघव भी अपने बॉस के पीछे पीछे चला जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में मैनेजर और सभी एम्प्लॉय अपना सिर झुकाए तब तक खड़े रहते हैं जब तक उनके बॉस के कदमों की आहट धीरे धीरे गायब नहीं हो गई। जब उन्हें यकीन हो गया कि उनके बॉस चले गए हैं तो उन्होंने राहत की सांस ली कि आखिरकार मीटिंग खत्म हो गई। सीईओ के केबिन में, सीईओ का केबिन कम किसी राजा स्वीट ज्यादा लग रहा था। बहुत लग्जरी, क्लीन एंड फ्रेश। सामने बड़ी सी वुडन टेबल थी। उसी के पास एक ब्लैक कलर की चेयर रखी हुई थी जिसके पीछे सुंदर सी पेंटिंग लगी हुई थी। राइट साइड में बैठने के लिए एक सोफा लगा था और उसी के पीछे एक बुक सेल्फ थी और सामने एक बड़ी सी कांच की खिड़की लगी थी। वहां से शहर का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता था। शिवांश अपनी सीईओ की चेयर पर आराम से किसी राजा की तरह बैठा था। वह अपने लैपटॉप में कुछ काम करता और उसका असिस्टेंट राघव उसे सारी रिपोर्ट दे रहा था। बॉस, मुझे अस्पताल से इंफॉर्मेशन मिली है कि मिस रीवा मेहरा आखिरकार कोमा से बाहर आ गई हैं। राघव ने अपने हाथ में रखी रिपोर्ट को पढ़ा और फिर आगे बोला, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 साल तक बेड पर पड़े रहने से उनके मसल्स में कमजोरी के अलावा कोई गंभीर परेशानी नहीं है जिसे रेगुलर फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। उनकी हालत उम्मीद से ज्यादा तेजी से ठीक हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो उनके डॉक्टरों का कहना है कि वह लगभग 6 महीने में पूरी तरह से फिजिकली ठीक हो जाएंगी। डॉक्टरों का कहना है कि मिस रीवा मेहरा को एक्सीडेंट से उनके मन पर कोई गहरा असर ना हो, इसलिए किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत हो सकती है, लेकिन लगता है
कि मिस रीवा ने इसके लिए मना कर दिया है। कोमा से जागने के बाद वह किन किन लोगों के कांटेक्ट में रही है? शिवांश ने पूछा। असिस्टेंट राघव ने बताया उनकी मां मीना सहगल पहली थी, जो मिस रीवा के कोमा से ठीक होने के दूसरे दिन मिलने गई थी। अगले कुछ दिनों में उनके मैनेजर और असिस्टेंट भी मिलने आए, लेकिन उन्होंने उन सभी को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। शिवांश ने भौहें चढ़ाई, लेकिन इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। शिवांश ने आगे पूछा, क्या श्रवण मेहरा अपनी बेटी से मिलने गए थे? असिस्टेंट राघव ने बताया, अभी तक श्रवण मेहरा ने अपनी बेटी मिस रीवा मेहरा से पर्सनली मिलने नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने असिस्टेंट को उनका हालचाल जानने के लिए भेजा था। शिवांश के चेहरे पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। असिस्टेंट राघव ने आगे बताया, हमें पता चला है कि मिस्टर श्रवण मेहरा ने मिस रीवा मेहरा के कोमा से जागने की खबर को सीक्रेट रखने को कहा है। यहां तक कि मिस रीवा मेहरा ने अपने जिस असिस्टेंट और मैनेजर को नौकरी निकल दिया है, उन्हें भी चुप रहने को कहा गया है। इसके लिए उन्हें पैसे दिए गए हैं। और यह सब मिस रीवा मेहरा को नहीं पता है। क्या वे अपनी बेटी के एक्सीडेंट की फिर से इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं? शिवांश ने पूछा। असिस्टेंट राघव ने बताया, फिलहाल हमें इस बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, और वैसे भी हमने आपके कहने पर 1 साल पहले ही सभी सबूत मिटा दिए थे, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कुछ अलग नहीं पता चलेगा। शिवांश ने कहा, ठीक है, उन पर नजर रखो। असिस्टेंट राघव ने कहा, ओके बॉस। शिवांश ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या मेरे भाई को इस बारे में पता है? असिस्टेंट राघव ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि श्रवण मेहरा ने अपनी बेटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन छुपा रखी है। इसलिए जब तक मिस मेहरा पर्सनली फोन करके सेकंड बॉस को यह नहीं बताती कि वह ठीक हो गई है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी उनके बारे में पता चलेगा। शिवांश ने राहत की सांस ली और फिर बोला, मैं उसे ईशान और टिया मेहता से बहुत दूर रखना चाहता हूं। मेरा भाई और उसकी मंगेतर जल्द ही शादी करने वाले हैं, और मेरा परिवार इस समय कोई भी परेशानी नहीं चाहता है। असिस्टेंट राघव ने कहा, समझ गया बॉस। इतना सुनते ही शिवांश ने उसे जाने को कहा। असिस्टेंट राघव सिर झुकाया और दरवाजे के बाहर सीईओ केबिन से सट कर लगे बगल में अपने केबिन में ओर चला गया।